वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ थी हमारी साथी उज़मा चौधरी, और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे न्यूज़ के हमारे भाई, हमारे बहुत ही अच्छे कोलीग, थैंक यू सो मच रिजवान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और हमारे बहुत ही अच्छे एंकर। ये मैं इसलिए नाज़रीन आपको इब्तिदा में कह रही हूँ कि हमारे जितने न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के एंकर्स हैं, चाहे हमारे साथ आप उनको दिन में देखें, आप रात में देखें, जिस वक्त भी देखें, ये सब हमारी जो टीम है, या जो बिहाइंड द कैमरा हमारा जितनी भी हमारी फोर्स है, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे एडिटर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जितनी भी लॉट है, यहाँ तक कि हमारे गेट के ऊपर खड़ा हुआ एक बंदे से, एक नायब कासिद से लेके यहाँ इस कुर्सी तक, हमारे इंजीनियर्स हजरात, सब के सब इस वक्त आपकी खिदमत के लिए यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन में अपनी जान को किसी भी खतरे में डालकर, किसी भी हवाले से, आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, सबके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं, अपने आने का ट्रैवलिंग का बंदोबस्त नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से किसी के साथ बैठ के, किसी से लिफ्ट लेके, कई जगहों में पैदल चल के यहाँ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इस तमहीद का मकसद सिर्फ ये था कि खुदारा जो हमारे जबान से जो अल्फाज आप लोगों के लिए अदा होते हैं, जो आपको समझाने के लिए होते हैं, उस पे आप अमल दरामद कीजिए, वरना हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी तरह घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठे रहें, और खुसूसन ये रमजान का महीना हम अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजारें। लेकिन यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है आपकी अवेयरनेस के लिए और आपकी खिदमत के लिए कि लम्हा बलम्हा जो कुछ मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है, और उसके अलावा भी जितनी सूरत हाल है, वो भी आप तक हम पहुंचाएं। सो मैं बड़ी मशकूर हूँ अपने को एंकर, अपने साथी एंकर के। थैंक यू सो मच रिजवान, मैं चाहूंगी ओवर टू यू। आप बहुत शुक्रिया समीना, बिल्कुल आपने सही समअप किया कि नाज़रीन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह मीडिया मैन, मीडिया वर्कर्स जो हैं बशमूल, जैसे आपने एक बहुत लंबी लिस्ट दी कि तमाम के तमाम लोग जो भी मीडिया, किसी भी मीडिया हाउस में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये आगाही देने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ भी अपना हिस्सा डाल रहा है। यही न्यूज़ ट्रांसमिशन जो है मैराथन है, चल रही है मुसलसल, और कई हफ्तों से चल रही है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवेयरनेस दी जा सके। अवेयरनेस की अहमियत जो है वो क्यों ज्यादा बढ़ गई है इस कोविड-19 में, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारी बीमारियां जो है, कहा जाता है इस रुए जमीन पर कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शिफा ना हो, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट जो है वो खुदा की तरफ से इलाज ना उतरा हो। इसका भी इलाज होगा, बिल्कुल होगा, और आ भी जाएगा। ट्रायल्स हो भी रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक अभी टाइम दिया जा रहा है जी। उस वक्त अब मीनवाइल क्या किया जाए, यानी 8-10 महीने हैं, तो क्या मतलब उस जब तक इलाज नहीं आता तो क्या हम सब जो है वो कोविड-19 का खुदा ना खास्ता शिकार हो जाएं, इस वबा के हाथों, अपने आप को इस वबा के रहमो करम पर छोड़ दें? नहीं नाज़रीन, उस वक्त तक अगर एहतियात से बच सकता है बंदा, इलाज जो है वाहिद वो एहतियात है। महदूद रहिए, महफूज रहिए, अपने घर में रहिए। जितना आप अपने घर में रहेंगे, आप अपने आप को भी महफूज रखेंगे, अपने प्यारों को भी जो है वो महफूज रखेंगे। कोशिश हमारी यही होती है इस अवेयरनेस के हवाले से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज पहुंच सके। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डीपीओ साहब हैं रहीम यार खान से। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और चूंकि मुंतजर मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेहदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी कुछ देर पहले हम जिस तरह से हमने पंजाब के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे बात की, और पंजाब की बहुत सारी हमने इस हवाले से उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश की। आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे मुंतजर मेहदी साहब के, एक तो ये कि जाहिर है इंतजामिया अमल दरामद करवा रही है उन तमाम एसओपी से और उन सारी चीज़ों पे जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि किस तरह से आपने रोकना है, लोगों को रश नहीं बढ़ना, उन खुसूसन उन इलाकों में और उन जगहों पे कि जहाँ पे रश होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहैसियत डीपीओ आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि रहीम यार खान में आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या लोग इस लॉकडाउन पर अमल दरामद कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए ये नजर आ रहा है कि लोग इसकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं कर रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सा लॉकडाउन है, लेकिन उसका बहरहाल उसके ऊपर अमल दरामद तो करना चाहिए ना, हर चीज की सख्ती नहीं होनी चाहिए। पर आप समझते हैं कि सख्ती के बगैर ये लॉकडाउन हम कामयाब कर लेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने का। जी रहीम यार खान, आपको पता है कि बहुत यूनिक इलाका है इस हवाले से कि बहुत वास्ट है, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है,
اور اتنے بڑے ایریے میں نفاذ کرنا چیزوں کا وداؤٹ کوآپریشن تھوڑا سا مشکل کام ہے جی. لیکن میں یہ آپ کو جو ہے بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ رحیم یار خان کے عوام نے اس حوالے سے ہمارا بہت ساتھ دیا. یہ ایک یونیک قسم کی انفورسمنٹ اس حوالے سے تھی کہ اس میں ہم کسی کو پکڑ کے حوالات پہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے کہ ہمارے حوالات محدود لوگوں کے لیے ہیں. ہم کسی کی ایف آئی آر درج کر کے اس عدالت میں بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے, عدالتوں کے اندر بھی یہ پرابلم تھا. تو ہم نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ اویئرنیس کا اور لوگوں میں یہ میسج پہنچانے کا کیا تھرو ہماری مساجد کے جو ہمارے علاقوں کے باثر لوگ ہوتے ہیں, نمبردار ہوتے ہیں, چوکیدار ہوتے ہیں, امام مساجد ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم نے اویئرنیس پھیلائی, پبلک ایڈریس سسٹم کا استعمال کیا. الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارے 20-22 صرف لوکل ٹرانسمیشن ہوئی. ادروائز باقی وہی والے کیس سے آپ کو پتا ہے جو مختلف قسم کی جماعتوں کے لوگ تھے جو انفیکٹ ہو کے باہر سے آئے وہ لوگ تھے, لیکن لوکل ٹرانسمیشن ہماری بہت کم رہی. تو الحمدللہ ہم بڑے فخر سے بات کر سکتے ہیں کہ پولیس نے ملٹی فیریس ڈیوٹیز انجام دی اور بیماری اور صحت کے درمیان میں کھڑے رہے عوام کے, اور خود ایکسپوز رہے لیکن عوام کو بچایا. صحیح. اچھا منتظر مہدی صاحب, جیسے بالکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ خود ایکسپوز رہے, ڈاکٹرز ہیں, ہم ابھی بات کر رہے تھے میڈیا ورکرز کے حوالے سے جاتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, پہنچتے ہیں ہر جگہ پر, بات بھی کر رہے ہیں, گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں. پولیس بھی اسی طرح ہمیں, باقی بھی جو فورسز ہیں وہ تمام اہلکار سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں, چیک پوسٹ لگائی ہوتی ہیں, ایکسپوجر جو ہے پبلک کے ساتھ وہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہوں گی, تو پولیس کے حوالے سے خاص طور پر کیا ایس او پیز آپ لوگوں نے دیے اپنے سب آرڈینیٹس کو, اور پھر ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ پولیس میں کس حد تک خدا نہ خواستہ اگر کوئی کووڈ-19 کا کیس آیا تو کیا ٹریٹ کیا گیا؟ دیکھیے شروع میں تھوڑا سا ایشو تھا, پرابلم تھا, کیونکہ نئی بیماری تھی اور ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. لیکن ہر شخص نے ہی کوشش کی, جو بھی انتظامیہ میں تھا, چاہے وہ ڈی پی او تھا, چاہے وہ آئی جی لیول پہ تھا, سب نے کوشش کر کے اپنی فورس کو سامان مہیا کیا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ہم نے اپنی فورس کو اویئرنیس دی, ان کو بتایا کہ وہ کون کون سی حفاظتی اقدامات دے سکتے ہیں, ان کو ٹریننگ دی, چھوٹی موٹی سی جتنی ہمیں پتا تھا ہم نے اس حوالے سے ٹریننگ دی ان کو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحیم یار خان میں ٹوٹل 7 سسپیکٹس پولیس والے آئے جن کو ہم نے کوارنٹین کیا اور چیک کیا, لیکن کوئی بھی ان میں سے پازیٹیو نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انفورسمنٹ بھی کی اور اپنی حفاظت کا بھی لی. ٹھیک. اچھا سر, ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تمام ہم نے بڑے شہروں میں بھی دیکھا, چھوٹے شہروں میں بھی, خاص طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت باقی سب تو لاک ڈاؤن ہے, ہم بڑے بڑے شاپنگ مالز جو دیگر سامان کی شاپس ہیں وہ تو بند ہیں, لیکن کھانے پینے کی گروسری شاپس کھلی ہیں, اور اس کے علاوہ فروٹ اور سبزی منڈی, یہ 2 جگہیں جہاں سے کہ تمام شہر کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سامان, اس کے اندر دیکھا گیا کہ کسی بھی ایس او پی کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور بالکل لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جو اس میں کیا جا سکتا تھا وہ تو ہم نے کیا کہ باہر ان کے لیے سوپ اور پانی کا وہ بندوبست کیا, سینیٹائزرز رکھے گئے, گیٹس لگائے گئے جنہوں نے باڈی سینیٹائز کی ان کی, پوسٹرز لگائے گئے, لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹینسنگ رکھیں. لیکن اس کے باوجود نیچر آف مارکیٹ اس طرح کی ہوتی کہ اس میں شاید بہت زیادہ احتیاط ممکن نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن بہت کم رہی اس حوالے سے, اور لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ رحیم یار خان میں ماسک کے بغیر شاید وہ نادر ہی کو بندہ آپ کو نظر آئے گا. سب لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہے, اور یہ ہاتھ ملانا, گلے ملنا, اس کا بھی رواج اب بہت ہی ختم ہو گیا. مطلب ہارڈلی آپ کو نظر آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسافر کرتے ہوئے. اچھا مہدی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان ہے, سوشل پیٹرن ہماری لائف کا تمام عالم اسلام میں تبدیل ہو جاتا ہے. پوسٹ افطاری اور پری سحری جو ٹائم ہوتا ہے اس میں سوشلائزیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو اس میں پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی سالوں میں پولیس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی تھی, امن و امان قائم رکھنا ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اور اب کووڈ-19 کی صورتحال میں یعنی ایڈڈ ایک آپ کو ذمہ داری رسپانسبلٹی پولیس ڈپارٹمنٹ پہ آ گئی ہے. تو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور آگے فردر عید تک, عید بشمول عید کا دن, کیا انتظامات اینٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں؟ جی بس یہ ہے کہ ہماری جو پوری کی پوری فورس ہے وہ سڑکوں پہ ہے,
اور یہ پچھلے 1.5 مہینے سے ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس ہارڈلی کوئی تھانے میں کچھ لوگ ہیں، ورنہ یہی ہے کہ ہم مسلسل روڈز پہ ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ایک ایک مسجد میں ہم نے جا کے انتظام کیا، ایک ایک مدرسے میں جا کے ہم نے انتظام کیا، جہاں جہاں تک تراویح ہونی تھی سرکلز لگائے گئے 6-6 فٹ کے فاصلے کے اوپر، وہاں پہ جو چیکنگ کا جس طرح سے نظام بنایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے چیکنگ بھی کرنی ہے، تو وہ سارے سسٹم ہم نے بنانے میں انتھک محنت کی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک جو ہے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح فورس کو، ہماری پوری پنجاب پولیس کو اللہ ہمت دے اور ہم اس کو بڑے ہی احسن طریقے سے کر سکیں۔ اچھا، ایک چیز اور جاننا چاہوں گی منتظر مہدی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بالکل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ پورے لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن کے آپ کو نظر آتے ہیں۔ میرے ذہن میں ابھی ایک یہ بات آئی ہے، اور آپ اس سے کس حد تک ایگری کریں گے یا نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کو ایک یہ بھی فائن میں شامل کر دینا چاہیے، جس طرح ہیلمٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر بائک کے اوپر اگر کوئی ہیلمٹ پہنے ہوئے نہیں ہے تو اس کو فائن ہوتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس طرح سے ماسک کے حوالے سے بھی ایس او پی بنا دیا جائے کہ اگر وداؤٹ ماسک، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک پہنا، کئی ایسے جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور زیادہ تر میں نے بزرگ حضرات کو دیکھا ہے جو 50+ ہیں اور وہ بغیر کسی ماسک کے وہ باہر بازار میں سڑک پہ کہیں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائن تھوڑا موڑا لگا دینا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ لوگ جو ہیں وہ اویئر ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بڑا پرابلم ہے، جب تک فائن نہ ہو تب تک ہم لوگ کوئی کام کرتے نہیں۔ جی درست فرمایا آپ نے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس پر رولز میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ فی الحال یہ بھی 144 کے اندر ایڈ ہو جانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا منتظر مہدی صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جرائم پولیس بہت مصروف نظر آتی تھی، مطلب پورے کے پورے اگر ہم دیکھیں 12 مہینے تھانوں میں چلے جائیں، وہاں پر رش لگا ہوا ہے، پولیس چیک پوسٹ پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو چیک کر رہی ہے، کہا یہ جاتا تھا کہ جناب جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اب آج کل کووڈ-19 تمام، آپ نے کہا کہ تمام فورس، اور صرف آپ کے ضلع میں نہیں، ڈیفینیٹلی ہر ضلع میں کم و بیش یہی صورتحال ہوگی کہ تمام فورس جو ہے آپ کی وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے، چیک کر رہی ہیں، اور ایک پورا پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے پولیس کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے۔ تو جرائم کا ریشو ذرا اپنے ضلع کی حد تک ضرور آپ شیئر کیجئے گا کہ کیا کمی آئی ہے، کیوں کمی آئی ہے، کس طرح، مطلب اب تو اگر خدا نہ خواستہ حالات تو بلکہ زیادہ فیوریبل ہو سکتے ہیں ان کے لیے۔ جی آپ نے درست کہا، لیکن چونکہ پولیس کی ویزیبلٹی اور کمٹمنٹ سڑکوں پہ اور ناکے لگے ہوئے ہیں، پورے سارے مطلب اضلاع میں ہی ناکے لگے ہوئے ہیں، تو بڑا ہی ڈراسٹک جو ہے وہ ایک ڈراپ آیا ہے کرائم میں، ہر طرح کے کرائم میں، اور شکر ہے الحمدللہ کہ عوام کی اگر ایک طرف سے جان کو کہیں سے خطرہ ہے تو اس حوالے سے ان کی جان بہت محفوظ ہوئی ہے، مطلب کورونا سے اگر خطرہ ان کا بڑا ہے تو ان کا خطرہ جرائم کے حوالے سے ان کا ایکسپوجر کم ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت فرق ہے کرائم میں، اور انشاءاللہ یہ ایسے رہے گا۔ صحیح، بہت شکریہ منتظر مہدی صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نیوز ٹرانسمیشن میں حصہ بننے کا۔ جی بالکل جی ناظرین، ڈی پی او رحیم یار خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات وہی ہے ایٹ دا ڈے اینڈ، وہ پولیس بھی کیا کرتی نظر آ رہی ہے سمینا، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ماسک لگائیں، ہاتھ کو دھوئیں، سینیٹائز کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اپنے بالکل چال چلن کو محدود رکھیں گے، اپنی سوشل موومنٹ کو جو ہے وہ محدود رکھیں گے ناظرین، اتنا ہی زیادہ آپ محفوظ رہیں گے، اور نہ صرف آپ خود محفوظ رہیں گے بلکہ اپنے بہت سے پیاروں کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور اس کا یہ ایسا دشمن ہے جس میں آپ بالکل لڑ رہے ہیں، احتیاط ہے، کوئی دوائی کوئی علاج اس طرح سے نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں، تو آپ نہ صرف خود محفوظ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسکائپ پر بالکل موجود ہیں قیصر عباس صاحب ہیں، جو وائس چیئرمین بھی ہے ہیومن رائٹس یو کے اس کے علاوہ ممبر اوورسیز ایڈوائزری کونسل جو ہے اس کے بھی یہ یو کے سے ان کا تعلق ہے۔ ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہم لوکلی اپنے سطح پہ اپنے ملک کے اندر تو بہت ساری باتوں کو مختلف حوالوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ہم یہ
भी चाहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी की भी बात करते हैं, उनकी एडवाइजरी की बात करते हैं, तो उनके हवाले से जैसे हमने आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ हम फंड्स के हवाले से जब बात करते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत दिल खोल के पाकिस्तान के लिए फंड्स और एहतियात जो हैं वो भेजते हैं, और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस मुल्क की बहाली, खुशहाली, तरक्की के अंदर। सो थैंक यू सो मच कैसर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, ये जो वबा है, ये पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आ रही है, बाहर भी यहाँ भी। जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानीज हैं, खुसूसन रमजानुल मुबारक के महीने में हमने देखा कि ट्रैवल करने में उनकी चाहत होती है कि वो अपने मुल्क आएँ, कुछ रमजान का हिस्सा अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ गुजारें, ईद अपने प्यारों के साथ गुजारें। तो इस हवाले से जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो भी आपके सामने है। तो काफी सारे मसाइल इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज के आपके सामने होंगे, लेकिन बुखारी साहब, जुल्फिकार बुखारी साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को हर तरह का रिलीफ जो है और उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं। इस हवाले से आपकी नजर से अगर कुछ गुजरा हो तो आप हमारे नाजरीन के साथ जरूर शेयर कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और पूरे पाकिस्तान को, और बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े मसाइल हैं, खसूसी तौर पे जो जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, उनको रेंट्स वगैरह देने पड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ही मेरी पाकिस्तानी हाई कमीशन में जहाँ पे बात हुई है वहाँ पे लोगों से, तो वो उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जैसा कि आपको पता है कि फ्लाइट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उन्होंने लिस्ट के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं पहले उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूएई से किसी की कॉल आई थी, तो वो बेचारे बहुत परेशान है, दो भाई हैं, उनका बहुत बड़ा मसला है। वो फिर वहाँ पे मैंने लोगों से रब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनका कुछ करें। एक को शायद कोरोना वायरस है, तो काफ़ी इस तरह पाकिस्तानी जो है यहाँ पे वो मुश्किलात का शिकार है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बुखारी साहब और वसीम चौधरी साहब जो पंजाब ओपीसी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो वो इस पर काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली मुश्किल हालात हैं और पूरी दुनिया में मुश्किल हालात हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तानी बाहर पे फंसे हुए हैं इनके लिए बजा तौर पर मुश्किल हालात हैं। लेकिन हमें सब्र के साथ जो हुकूमती हदायत है उसके ऊपर अमल करके जो है वो इससे बचा जा सकता है। अच्छा, कैसर अब्बास साहब, ज़मीना आपकी इजाज़त से कैसर अब्बास साहब, ये जरा बताइएगा, आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, बिल्कुल ऐसी सोशल मीडिया पर भी जो है वो ऐसी पोस्ट्स और वीडियोस जो है हम देखते रहते हैं, और यकीन कीजिए यहाँ पर पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, अपने घरों में अमूमन होता है, चले कोई मुश्किल का शिकार है तो कहीं से कोई मदद आ जाती है, कोई मदद कर देता है, आप किसी की तरफ चले जाते हैं, किसी को कह देते हैं, कोई आपके पास आ जाता है। वहाँ उस तरह से डेफिनेटली सिचुएशन नहीं होगी, और खास तौर पर यूके में अगर हम देखें तो वहाँ तो अभी भी वो ट्रेजेक्ट्री जो है कोविड-19 की वो बढ़ती हुई ही अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही है। तो किस तरह से डील किया जाता है? वो बेचारे बेयारो मददगार हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ना अपने मुल्क में वापस आ सकते हैं, गो के कोशिशें बिल्कुल ऐसा तरीके से जारी हैं। क्या करें वो लोग, क्या करते होंगे, किस तरह से वो कर रहे हैं? आप लोग किस तरह से उनको अप्रोच करें, या वो आप लोगों को किस तरह से अप्रोच करते हैं? जी, एक तो मैं यहाँ पे लोकल काउंसलर भी हूँ, लंदन का एक नवाही इलाका है ग्रेस से, वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये मार्च के शुरू से ही आज के लिए, जैसे हम पाकिस्तानी जो काउंसलर थे, हम शायद इसमें पायनियर हूँ, मैंने बल्कि सबसे पहले ये अनाउंस किया था कि किसी बंदे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी डिटेल्स वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर थी। तो फिर काफ़ी लोगों ने, दर्जनों के हिसाब से लोगों ने, हमने जहाँ पे लोकल जो हॉस्पिटल है, पुलिस अफसरान है, जो सफाई का अमला है, उसके अलावा जो रहायशी है इस तरह के, फिर पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो जहाँ पे फंसी हुई हैं, वीज़े के मसाइल से दो चार है, उन लोगों के घरों में हम मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह खाना दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप मेरा देख रहे हैं, शायद बाल बहुत छोटे छोटे हैं, ये मैंने हेड शेप का एक चैलेंज किया था जिसमें हमने 4000 पाउंड से ज्यादा रकम इकट्ठी की थी, जो पाकिस्तानी 8 या 8.5 लाख रुपया बनता है, वो भी हमने इस तरह के जरूरतमंद लोगों के दरमियान जो है वो तकसीम किया है, उनको अशिया लेके दी हैं। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी जो काउंसलर्स है, मैंने बल्कि वो इनिशिएट किया था, मैंने अपने काउंसलर्स अलाउंस का 25% जो तकरीबन 50,000 या इससे इतना तकरीबन बन जाता है, वो हमने डोनेट किया, और उसको फॉलो अप करते हुए और काफी ज्यादा काउंसलर्स ने, तो वो भी तकरीबन 7-8 हजार पाउंड जो तकरीबन 15-16 लाख रुपया बनता है, या शायद इससे भी ज्यादा, तो वो हमने किया। और मुसलसल, बल्कि आज भी मुझे रात को किसी की कॉल आई हुई थी, रात 10-11 बजे, वो बेचारे बड़े मुश्किलात है, उनके 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने लिस्ट वगैरह भेजी थी खाने की, तो आज हम वो देने जाएंगे। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी कारकुन हैं हमारे जैसे, या बाकी जो हमसे सीनियर लोग हैं, हम
पूरी तरह से इसमें अमली तौर पे उन लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी का जो स्टाफ है उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं, तो मिलजुल के हम जो जितनी तय हमारे से हो सकता है हम उसमें जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही, ये एक बहुत अच्छा कार्य खैर है जो आपने बात की, और आपने स्टार्ट में जिक्र किया स्टूडेंट्स का। नो डाउट कि बड़ी मुश्किल से माँ बाप कई तो ऐसे हैं जो फीस बच्चों की देते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं, कई ऐसे हैं जो वहाँ पे जॉब भी करते रहे और साथ अपनी फीसें भी देते होंगे। वो लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का उनको सामना होगा यकीनन। वो जिन घरों में रह रहे हैं या अगर इकट्ठे भी होकर रह रहे हैं तो रेंट्स के लिए, चूंकि सूरत हाल जो है पता नहीं वो इस वक्त किस कस्मा पुरसी के आलम में होंगे। तो इस वक्त आपने जितना जो आपने कहा आपने चंदा इकट्ठा किया या आप लोग जो आपकी कम्युनिटी कर रही है, तो इस वक्त मेरे ख्याल से इनिशियली सबसे ज्यादा जरूरत सेटलर्स से ज्यादा उन लोगों को इसकी जरूरत है जो वहां पे ट्रांजिट की सूरत हाल में है, यानी उन्होंने वापस आना है, वो किसी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड पढ़ाई के लिए गए हैं और अब वो वहां पे फंस चुके हैं और उनके पास ना पैसे हैं खाने के लिए ना रहने के लिए जगह है। तो क्या कोई आप लोगों के पास ऐसा कोई इंतजाम, कोई सेटअप, कोई एम्बेसीज के साथ कि उन स्टूडेंट्स को वहां कोई जगह दी जाए जहां पे वो रह सके? उन लोगों को आप लोग गवर्नमेंट के साथ, वहां के जो हमारी काउंसलर्स हैं उनके साथ मिलकर आप उन्हें खाना पीना, अशिया, दीगर जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं उनको आप लुक आफ्टर कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा है कि खाना और इस तरह की चीजें जो है वो हम ये नहीं कह रहे कि ये एक खास तबके को दे रहे हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं जो जरूरतमंद है, जो बेचारे फंसे हुए हैं, उन तक की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मैं, इस तरह के दूसरे लोग। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लेजिस्लेशन की है लेटेस्ट में, जिसमें अगर आप किराए की वजह से कोई बंदा आपको घर से नहीं निकाल सकता, तो आपकी विसादत से भी अगर कोई बंदा सुन रहा है तो कोई भी लैंडलॉर्ड, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपको अगर आप इन महीनों के अंदर यहाँ पे यूके के अंदर अगर आप रेंट पे नहीं भी करते तो आपको घर से कानूनी तौर पे बाहर नहीं निकाल सकता। ज़ाहिर मुश्किलात हैं। दूसरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, जो उनकी जो अकोमोडेशन है वहाँ पे वो रहायश दे रहे हैं, और यहाँ पे बजाय तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ को पता है कि स्टूडेंट्स किस हालात से गुजर रहे हैं, फिर खसूसी तौर पर एम्बेसी वालों ने ये किया, जो मेरी उनसे पिछले हफ्ते बात हुई है, उन्होंने ये जो किया ये कि फ्लाइट्स वापस जा रही हैं उसको उन्होंने स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी बना के उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जैसे ही फ्लाइट जाएंगी तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका देंगे। उसके अलावा जो लोग विजिट के ऊपर यहाँ पे आए हुए थे उनका बेचारे फंस गए हैं, लेकिन उसका हुकूमत ने यहाँ पे ये किया है कि उनका 31 मार्च तक मई तक ऑटोमेटिकली जो वीजा है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ की हुकूमत को भी इन मसाइल का पता है, एम्बेसी को भी पता है, और यहाँ पे जो हम जैसे सियासी कारकुनान है हमें भी पता है, और हम अपनी जितनी जितनी हो सकती है वो जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा कैसर अब्बास साहब, जरा ये बताइएगा कि बरतानिया, चूंकि हम जैसे बात कर रहे थे कि अभी भी उसकी ट्रेजेक्ट्री में कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, कर्व जो है वो बढ़ रहा है। यूरोप में कुछ हद तक कमी आई है, बाकी यूरोप की अगर बात की जाए, लेकिन बरतानिया में कमी नहीं आ रही उस तरह से। होपफुली इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। आप जरा ये शेयर कीजिएगा कि बरतानिया की ओवरऑल होलसम जरा पिक्चर दीजिएगा कि क्या सूरत हाल है, पाकिस्तानी किस हद तक इफेक्ट हुए हैं उससे, कहां कहां पर ज्यादा फ्लक्स है इस कोविड-19 का? ये सबसे ज्यादा तो लंदन में लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, और ज्यादा जो अमवात हैं वो भी लंदन के अंदर ही हैं, बाकी पूरे कंट्री के अंदर ही हैं। 27,000 से शायद इससे काफी ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और ये वो अमवात हैं जो मैं थोड़ा बताना चाहूँ, ये सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर हैं। जो लोग घरों में हुए हैं या केयर होम से हैं वो अभी फिगर्स कुछ आ रही हैं, कुछ आना बाकी हैं, तो हो सकता है जो एक्चुअल अमवात हो वो शायद इससे ज्यादा हो। और दूसरा ये है कि इसको हुकूमत की, यहाँ की जो बरतानवी हुकूमत है उसकी थोड़ी सी कोताही है कि जब शुरू में जब इनको पता चला दिसंबर में या जनवरी में, तो ये बिल्कुल डिले करते गए, लॉकडाउन को उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हालांकि तरक्की पसीर मुल्क है उसने किया है। तो अभी तक यहाँ पे जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं उनको कोई चेक नहीं कर रहा कि वो उनको कोई कोरोना है या इस तरह के सिम्टम्स है या उनको क्वारंटाइन में रखा जाए, कोई इस तरह की यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है। और दूसरा ये है कि काफी ज्यादा लोग बाहर भी थोड़ा निकलते हैं, तो उस वजह से भी काफी लोग मुतासर जो है वो हो रहे हैं यहाँ पे। सही। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी वो इस हवाले से कि अभी आपने कहा कि अवेयरनेस जो आपकी अपनी, आप काउंसलर भी हैं माशाल्लाह, आपकी अपनी एक कम्युनिटी भी होगी, वहाँ पे भी ये सिस्टम है कि मसाजिद भी हर एरिया में हमारी हैं, तो मसाजिद से भी काफी लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लेकिन वहाँ का जो लोकल
टेलीविजन है, जो वहाँ पे उर्दू के चैनल्स भी मुख्तलिफ हैं ऐसे जो कि उर्दू में आप उसको सारा कुछ करते हैं, तो क्या आप उनका सहारा लेते हैं? क्योंकि आप तक पहुँचने के लिए सिर्फ आप काउंसलर हैं, आपके इर्द गिर्द आपके इलाके में तो माशाल्लाह आपको सब जानते होंगे, वो आप तक पहुँचने की कोशिश भी करेंगे। क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जो आपकी काउंसिल एरिया के अंदर आते हैं, या अगर उससे बाहर के लोग भी हैं तो फिर वो आपके पास अगर कोई टेलीफोन का सिस्टम है या वो आपको फैक्स करें या मैसेज या व्हाटएवर, तो उसके लिए उन तक अवेयरनेस कैसे जाएगी? क्या आप लोकल टेलीविजन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे और वो आप लोगों से राब्ता कर सकें? जी बिल्कुल, एक तो सोशल मीडिया के जितने मुख्तलिफ फोरम हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में। उसके अलावा यहाँ पे जो पाकिस्तानी चैनल था मुख्तलिफ उनके ऊपर रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ तो वो रेगुलरली हमारी हर एक या दूसरे दिन कोई ना कोई रिपोर्ट चल रही होती है, जहाँ पे जो उर्दू न्यूज़ पेपर्स हैं उसके ऊपर तकरीबन हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा स्पेशली जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो अवेयरनेस चीज़ें होती हैं वो करते हैं। और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर हमने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, हेट क्राइम्स के ऊपर, इस तरह के साथ साथ इस तरह की चीजों की भी अवेयरनेस लोगों की दी है। और इससे हट के जहाँ पे जो अक्रॉस था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कश्मीरी जो काउंसलर्स फोरम है उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ साउथ ऑफ जो इंग्लैंड है उसका, तो यहाँ पे दूसरे काउंसलर्स पे जो पाकिस्तानी नज़ात या कश्मीरी काउंसलर्स या दूसरे जो काउंसलर्स हैं उनसे भी हमारा राब्ता है मुसलसल। तो वो हम मिल के एक दफ़ा की कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी दफ़ा हमारी हो जाती है, जैसे मुख्तलिफ रेडिंग में है, पीटरबरो में है, लूटन में है, बाकी ये जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पे चैशम में मेरी अभी बात हो रही थी, किसी से सलाव में बात हो रही थी, हंसलों में बात हो रही थी, ये मुख्तलिफ अजला हैं इंग्लैंड के। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी नजात काउंसलर्स हैं वो भी उसी तरीके से, यानी एक किस्म का एक तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी काउंसलर्स भी हैं, वो जो दोनों पाकिस्तानी उर्दू और इंग्लिश मीडिया को यूज़ करते हैं, उन सारों के सोशल अकाउंट्स हैं, यानी बाद के तो हज़ारों के हिसाब से हैं, जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग रेगुलरली चेकअप करते हैं। ये मुसलसल न्यूज़ पेपर्स में चीज़ें आ रही होती हैं, और अक्रॉस द बोर्ड जो है मुख्तलिफ जो पार्टियाँ, अगर मैं लेबर पार्टी से बात दूसरे, इस चीज़ से बालातर हो के सारे मिल के हम जो है वो लोग मदद करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल। कैसर साहब ये बताइएगा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट सबसे पहले, कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कार खैर है, अल्लाह आपको मजीद इसमें करने की हिम्मत अता फरमाएं और आपका हल्का जो है वो मजीद बढ़ता जाए जो लोगों की मदद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से आपने थोड़ी सी बात कर ली, एक और तबका जो वहाँ पर मौजूद है खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा, वो जो डेली वेजर्स हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कहीं किसी होटल में कोई टैक्सी चला ली, कोई होटल में काम कर लिया, या किसी शॉपिंग मॉल में, प्लाजा में, किसी जगह पर वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। अब डेफिनेटली कारोबार ही बंद है, कारोबारी ज़िंदगी पूरी दुनिया का ही बंद है, तो वो भी बेरोज़गार हुए होंगे। एक तो ये कि वो अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा उनका, वहाँ पर जाने का क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से शायद उनको एडजस्ट न किया जा सके। और दूसरा स्टूडेंट्स के हवाले से भी बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स क्या परेशानी का इजहार आपसे करते होंगे। ओके, अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, इदारे बंद हैं, वापस आ जाते हैं, वो वहाँ रहते हैं तो मुश्किल है, वापस आते हैं तो फिर वापसी का उनका जाकर दोबारा से एनरोल होना और किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ शुरू करेंगे, ज़रा दोनों इशूज़ को एड्रेस कीजिएगा। जी, एक तो ये है कि जो यहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर या मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स हो सकता है, शॉप हो सकता है, अगर उनकी जॉब अफेक्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो यहाँ की हुकूमत ने उनके जो एम्प्लॉयर्स है उनको ये कहा है कि आप इनको फरलो, एक टर्म है वो आप डिक्लेयर करें, यानी इस वजह से शायद अगर आप इनको जॉब पे नहीं रह सकते तो आप इनको उस कैटेगरी में करें। तो हुकूमत जो है, हुकूमत बरतानिया, वो हर कारकुन जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो नॉर्मल सैलरी का जो टैक्स पे किया जाता है कंपनी की तरफ से, उसका 80% जो है वो सैलरी उस कंपनी के थ्रू उन एम्प्लॉयज को मिलेगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है जो कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉयज नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे अपना काम करते हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस को हुकूमत ने 10,000 से लेकर 25,000 पाउंड की ग्रांट दी है जो फ्री है। उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जिनकी शॉप्स नहीं है, ऑफिस नहीं है, जो घरों से काम करते हैं अपने तौर पे, उनका क्या होगा, जून के अंदर वो एवरेज उनकी जितने उन्होंने 3 साल के जो टैक्सीज हैं वो जमा करवाए हुए हैं, उन टैक्सीज के ऊपर जो है उनकी एवरेज निकाल के वो तकरीबन शायद 2 या 3 मंथ्स का जो एवरेज बनेगा वो उनको पे करेंगे। तो ये तो वो लोग हो गए। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं
वो ज़ाहिर है जहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, अगर आप अटेंडेंस नहीं आपकी होती तो वीज़ा आपका कर्टेल हो जाता है जब खत्म कर देते हैं। तो उस पे ऊपर जहाँ पे जो होम ऑफिस का जो वीज़ा वाला सेक्शन है, उन्होंने उनको इस चीज़ का एहसास है कि यूनिवर्सिटी बंद है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अटेंडेंस की वजह से या इस तरह के अगर कोई मसाइल होते हैं तो आप इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड अच्छा, कैसर साहब मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। आपने कहा शुरू में भी बात की थी कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि किन को वापस लाना है, किन को नहीं लाना, तो वो प्रायोरिटाइज किन बुनियादों पर किया जा रहा है, कैटेगराइज किस तरह से किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी और इन लोगों को भी जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, जो शायद वहां पर मुलाजमत के लिए गए थे, बेरोजगार हो गए हैं, वापस आना चाहते हैं? जी, ये ऑनेस्टली ज्यादा तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो PIA या जो एम्बेसी है वही दे सकते हैं, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स है, यानी जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए थे और फंस गए हैं, उनको वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या शायद ऐसे लोग भी हैं जो 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 मुश्किलात का ज्यादा शिकार है, तो उनका एक उन्होंने कोई बनाया हुआ है उसका सिस्टम, लेकिन उसका एग्जैक्ट मुझे जो है वो उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। सही जी, कैसर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं पर भी लोग हों, इस वक्त जो है वो कोविड-19 का ही शिकार हैं। पूरे मुल्क उनकी मईशतें, उनकी सकाफतें, उनका कल्चर, उनकी सोशल लाइफ जो थी वो बिल्कुल उसी तरह से नाज़रीन क्वारंटीन हुई है जिस तरह से पूरे मुल्क में, बशमूल हमारा मुल्क जिस तरह से आप अपने मुल्क में देखते हैं, वही एहतियाती तदाबीर पूरे कुर्राए अर्ज़ पर लागू हैं जो हमारे मुल्क में हैं। यही इन्हीं पर अमल दरामद होगा तो ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और अमल दरामद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि नाज़रीन जितना जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे उतना जल्दी हम इस वबा से बाहर निकल आएंगे, इस आफत से बाहर निकल आएंगे, और ये बहुत सौ का भला हो जाएगा। एक तो ये बात आपने बिल्कुल बजा कही कि यकीनन हमें उन तमाम हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया को ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जब आपसे नाराज होता है तो इस तरह की सूरत हाल होती है, और वो तब होती है कि जब दुनिया के अंदर नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े बड़े वो ममालिक जो कि वाकई बहुत ज्यादा हैसियत रखते हैं, वो दूसरे छोटे ममालिक का जिस तरह से कि इस्तेहसाल करते हैं, जिस तरह से कि उनको मुआशी तौर पर, उनको इक्तिसादी लिहाज से, उनको हर लिहाज से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो अक़वाम, वो कौमें जिनकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह अपने से कमजोर के ऊपर चढ़ दौड़े और उसको जो है तबाह बर्बाद कर दे। ये वक्त है इस वक्त सोचने का कि खुदारा पूरी दुनिया को, जिस ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, उसको अब खत्म होना चाहिए, और इंसान को बहैसियत इंसान की, चाहे वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, उसका किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक है, ये वक्त है ये सोचने का कि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, और इसके अंदर अगर आप अच्छाइयां करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस किस्म की जो नागहानी आफात होती हैं उससे वो पूरी दुनिया के कल्चर और निज़ाम को हिला के रख देती हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपको झंझोड़ना होता है कि आप जागे और सोचें। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि नाज़रीन खैर का वसीला बने दूसरों के लिए, इंशाअल्लाह खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। ये तमाम की तमाम बातें इसी हवाले से अब चूंकि घरों में बंद हैं लोग, और अभी पता नहीं चल रहा कि कब तक घरों में बंद रहेंगे। एक फिगर आउट हो जाती है एक चीज़ के, यार इतने अरसे तक हमने ये काम करना है तो चलें, किसी न किसी हद तक कोई सुकून मिल जाता है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। और मई में तो खास तौर पे पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये कब जो है वो मजीद बढ़ेगी, तो मई का महीना खास तौर पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत ज़्यादा शदीद एहतियात की ज़रूरत है। अब घरों में बंद हैं, करना क्या है, किस तरह से करना है। अब तो बल्कि शायद लोगों ने टीवी देखना भी छोड़ दिया है, कम कर दिया है। मोबाइल यूज़ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। वो इसलिए कमी आ रही है कि अब क्या देखें, सोशल मीडिया पर भी वही कुछ नजर आता है। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल जब होती है तो कुछ डेफिनेटली नफ्सियाती इशूज़ बढ़ना और पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कौन से होते हैं, किस तरह से उनको एड्रेस किया जा सकता है, अपने आप को नॉर्मल और नेचुरल किस तरह से रखा जा सकता है, ये बिल्कुल एक माहिर नफ्सियात ही बता सकता है। तो इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर मोहम्मद हुरमैन। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को काबू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। बात हम यही कर रहे थे कि घरों में बंद हैं, एक फिलहाल अनएंडिंग सा लगता है कि कब तक घरों में बंद रहेंगे। अप्रैल खतरनाक था, मई खतरनाक है, जून में भी जो है वो सिचुएशन इसी तरह रह सकती है। दवाई की बात आती है, इलाज की कोई एक अच्छी खबर सामने आती है तो पता चलता है जी भी हनूज दिल्ली दूर है, अभी बहुत ज़्यादा दूर है, अभी 8-10 महीने लग जाएंगे।
अच्छा, फिर ये कि पोस्ट कोविड-19 भी यही सारी एहतियाती तदाबीर काफी अरसे तक, काफी महीने तक अप्लाई करना है और पता ही नहीं है कि खत्म भी होगी कि नहीं होगी। ये तमाम की तमाम चीजें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं लोगों को जो घरों में बंद हैं। सोशलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई है, कम हो गई है, बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। तो क्या किया जाए? आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से इश्यूज पैदा हो सकते हैं, किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है घरों में बंद लोगों को इस सूरत हाल में? हाँ जी, बिल्कुल ये तो है, लेकिन एक पहलू पहले मैं उस पर नजर मुस्बत पहलू डालूं जी कि लोग ज्यादातर क्वारंटीन भी नहीं है, घर में आइसोलेट भी नहीं है, बाहर बाजारों में घूम फिर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सबसे पहला जो खतरा है हमें, वो हमारी जो सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारा गैर संजीदा रवैया है। अब दूसरी तरफ आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो वो लोग जो घरों में बंद हैं या जिन्होंने घरों में खुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो उनके अंदर जाहिर है एक अलग से सूरत हाल है, जिंदगी और मौत का मसला है, वायरस की सूरत हाल है, तो इससे इंसान के अंदर एक खौफ पैदा होता है, शायद मौत का खौफ और खाना खत्म हो जाने का खौफ और अकेलेपन का खौफ, और इस तरह के खौफ ज्यादातर आजकल हैं लोगों के अंदर। फिर हर रोज लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जैसे कल भी तकरीबन 1100-1200 से ज्यादा तादाद की शाम तक पाकिस्तान में बढ़ रहे थे कोरोना वायरस के पेशेंट। तो ये इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी शामिल हो रहा है अब। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि लोगों के अंदर नफ्सियाती पहलू से अगर हम देखें तो काफी सारी नफ्सियाती बीमारियों के पैदा होने का खदशा है, और इस वक्त जो लोग हैं वो शायद फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, नॉन सीरियस हैं कि वो बात को समझ नहीं रहे कि बहुत ज्यादा लोगों को ताउन करने की जरूरत है मगर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगी किसी के साथ आप हमें ये भी बता दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा देखने में आया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग शायद इतना डर नहीं रहे, लेकिन इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन चूंकि घरों में कैद हैं, तो हमने बहुत जगहों में ये देखा है कि घर के अंदर काफी तनाव की सूरत हाल हमने देखी है। जाहिर है माओं का रवैया भी, बच्चे चूंकि बिल्कुल मुसलसल घर में हैं, और जिन घरों में अगर बच्चों की तादाद माशाल्लाह 4-5 से ज्यादा है, तो वो, और छोटे छोटे से घर हैं हमारे यहाँ, आपको मालूम है जिस तरह का सारा सिस्टम है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटे से 2 मरले 3 मरले के मकान में रहते हैं, और उसके अंदर बच्चों की तादाद भी ज्यादा है, सारा दिन उन्होंने घर के अंदर कैद भी रहना है। ऐसी सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि मेंटली वो बच्चे, वो माँ, वो हस्बैंड क्या तदाबीर इख्तियार करें कि जिससे उनको थोड़ा मेंटली सुकून भी मिले और वो उसी के अंदर रहते हुए कोई बेहतर सूरत हाल में जा सके? हाँ, बहुत अच्छी ये आपकी जो राय है लोगों के लिए कि वो जिस पहलू से आप लोग सोच रहे हैं कि लोग घरों में मौजूद हैं और अपनी रूटीन की जिंदगी से हटके आजकल मौजूद हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी की रूटीन से हटकर कोई काम कर रहा होता है तो उससे जल्दी उकता जाता है, क्योंकि उसमें कोई मकसद नहीं होता। तो जब सब लोग तंग हो रहे हैं, बच्चों की वजह से भी, बच्चे भी तंग हैं, बुजुर्ग भी तंग हैं, घर में थोड़ा गुस्सा भी एक दूसरे से कर रहे हैं, तो इसी असना में हम क्या कर सकते हैं कि अपने टाइम मैनेजमेंट पे दोबारा से ध्यान दे सकते हैं, और ये वो वक्त है जिसको हम अपनी सोच को बदलने के लिए काम कर सकते हैं। और आपके ही इस प्रोग्राम में मैं शुरू में सुन भी रहा था कि शायद हमें अब जरूरत है कि अपने नफ्स को दोबारा से झंझोड़ें, अपनी आदत को खुद से पहचानें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मूड को देखें। तो अब हमें वो वक्त हम पे आ चुका है, बड़ों पे खास तौर पर, कि हमें सब्र कैसे करना है, हमें बर्दाश्त कैसे करना है, हमें दूसरों का साथ कैसे देना है, हमें जब किसी का मूड खराब होता है तो हमें उसके साथ कैसे इजी वे में चलना है। अब सारी बात आती है कुर्बानी देने की, दूसरों को समझने की और अपनी जात को समझने की। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, बेहतर भी हो सकता है घरों में रहना, यहाँ पर फैमिली बॉन्ड जो है वो मजबूत हो सकता है। वक्त की कमी का शिकार कहते आए कि जी वक्त नहीं हो मिलता रिश्तेदारों से, दोस्तों से। अब चलें टेलीफोनिक गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन इमीडिएट जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है उसको तो आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, उसको अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दे सकते हैं। जरा आप महदूद रखिएगा जब आपको समाजी रवैयों तक, कि समाजी रवैये को बेहतर हो सकते हैं पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में? 100% हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना, जब इंसान अकेला हो जाता है और उसके पास कोई और करने को काम नहीं होता, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या वो परेशान होता है, या वो उस वक्त को बहुत मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करके अपनी सोच, अपने रवैयों को बदल देता है।
تو ہم اس بیماری کے اندر اچھے طریقے سے اپنے رویوں کو بدل کے جو خامیاں کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر تھیں ان کو ختم کر کے تو جب کووڈ-19 کا جو ٹائم ختم ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بعد بھی ہم انہی رویوں کو اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی مثبت سوچ اور مثبت رویے۔ ایگزیکٹلی جو بہت زیادہ اشد جس کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کی کہ مثبت سوچ اور مثبت رویے یہ ہمیں اپنے اندر لانے پڑیں گے، اس کے بعد کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، ہم لوگ نیگیٹو چیزوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ہر چیز میں نیگیٹو پہلو نکالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہم اپنی انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں، ہم دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہیں اور ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سو تھنک پازیٹو، آپ مثبت سوچئے اور اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیے کہ ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو۔ آپ کسی مثبت رویے کی طرف جائیں گے تو آگے سے آپ کو مثبت ہی رویہ ملے گا، آپ اگر نیگیٹو جائیں گے تو آپ کو رسپانس بھی جو ہے وہ نیگیٹو ہی ملے گا۔ سو میرے خیال سے یہ تو بڑی سمپل سی ایک رول ہے اور اس کے اوپر اگر ہم سب عمل درآمد کریں تو بہت آسانی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ناظرین، اب ایک ہمیں بھی محدود رہنے کا ہمارے پروڈیوسر کی جانب سے کہا جا رہا ہے، تو ہم محدود ہو کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمارے اب نیوز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نیوز سنیں گے اور نیوز کے بعد یہ ٹرانسمیشن اسی طرح جاری و ساری رہیں گی۔ ہمارے دوسرے اینکرز آپ کو جوائن کریں گے خبروں کی اس بریک کے بعد۔